स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थोनॉमिक्स के सीरीज में। तो रोज की तरह ही आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का, जो कि बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो अभी तक जो भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड मनी सप्लाई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन हम बात कर चुके हैं। अब ये हम बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे पेमेंट एंड फिनटेक इकोसिस्टम, लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इनसे हमारे क्वेश्चन, इन कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। इन इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? भारत में आरबीआई है। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजली रेफर्स टू द फॉलोइंग, किस चीज को दिखाता है? ये 2021 का ये क्वेश्चन है। बहुत तेजी के साथ अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में भी आंसर इसका डाल सकते हैं। पॉज करके आप वीडियो का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, लैंडिंग अ गवर्नमेंट टू फाइनेंशियल बजटरी डेफिसिट, लैंडिंग टू ट्रेड द इंडस्ट्री, तो इसको नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। आंसर क्या होगा अपना? सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ओनली, टू ओनली होगा बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। तो बैंकों के लिए अगर डेली का जो टेम्परेरी क्राइसिस हो जाता है लिक्विडिटी को लेकर, तो उसकी फुलफिल करने के लिए अब ये बैंक किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। और आरबीआई की एलएएफ की जो सुविधा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जो सुविधा है, इसमें जो रेपो रेट है उसका उपयोग ये करते हैं, उसका ये उपयोग करते हैं और उसके थ्रू अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो आरबीआई के और क्या फंक्शंस हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज क्रिएट करना, रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग क्रेडिट्स को। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कंपनीज को देखना। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ मनी, फॉरेक्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ऑल्सो सर्टेन फाइनेंशियल डेरिवेशन को भी इस पर काम करना, यानी कि जो फॉरेक्स है उस पर काम करना, उसको ये भी इसका फंक्शन है। डेबिट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए भी ये काम करता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको क्या करता है? ये लोन देता है और उनका कैश का मैनेजमेंट भी करता है अगर उनको जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट भी ये करता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, बैंकर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक कहा जाता है। ओवरसाइट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ये करता है, यानी कि हम देखते हैं कि 24 आवर्स के लिए भी ये पैसा बैंकों को देता है। करेंसी मैनेजमेंट करता है, डेवलपमेंट रोल्स भी है और रिसर्च एंड स्टैटिक्स का भी काम ये करता है। तो ये आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने था ही। देखो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन का जो सोर्स रहा होगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास की है, एनसीईआरटी, उससे ये बना हुआ लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, आपको ये दिख रहा होगा। और आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 का है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखो रिपीट क्वेश्चन है। इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो थीम है, इस थीम को रिपीट किया हुआ है। कल का अगर आपने सेशन देखा होगा तो उसमें 2019 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो ये गलत है भाई। गवर्नर ऑफ आरबीआई बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नहीं होते। एक और बात मैं बता दूं, अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एफएसआईबी के नाम से जाना जाता है, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, रिकमेंडेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल ये रिकमेंड करता है, इसका ये काम है, तो ये बिल्कुल सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल राइजिंग प्लान, बिल्कुल सही बात है। ये बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हेल्प करता है प्लानिंग करने में, जो रणनीति है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैपिटल राइज कैसे किया जाए, फॉर्मेशन कैसे किया जाए, इस पर ये काम करता है। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? बी बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल आंसर होगा। आपने क्या आंसर लगाया कमेंट करके बता दो। और दोस्तों और आगे बढ़े इससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को बहुत अच्छे से और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ओके, तो लाइक ठोकना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके।
तो आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में थोड़ा-सा मैंने ये फ्लो चार्ट के थ्रू दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जब बर्थ ऑफ ब्यूरो ये कब हुआ, 2016 की बात है, ठीक है। 2016 में 23 मार्च 2016 को 1980 के स्कीम में अमेंड किया गया जो बैंकिंग से रिलेटेड था, और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया बैंक बोर्ड ब्यूरो कब, 1 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया। ये ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी है, यानी कि रिकमेंड कर सकती है, फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेती है इसके रिकमेंडेशन पर। हु सिट एट द टेबल, टेबल पर कौन है? तो 133 का फॉर्मूला इसमें अपनाया जाता है, यानी कि एक चेयरमैन होते हैं जो कि पुराने बैंकर होते हैं, रिटायर्ड बैंकर्स होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्सपीरियंस बैंकर्स होते हैं जो इसके चेयरमैन होते हैं। 3 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं बिकॉज ऑफ जॉब, यानी कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये 3 ऑफिसर्स होते हैं और 3 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 133 का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 133 के रेशियो में होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई का गवर्नर इज नॉट द चेयरमैन, इसमें चेयरमैन नहीं होता है आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसमें? तो डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इसको आरबीआई को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो मिशन इंद्रधनुष को रिवाइव करने के लिए इसको एक तरीके से लाया गया ताकि ये क्या कर सके, हेड हंटिंग कर सके। हेड हंटिंग यानी कि टैलेंट, बेस्ट टैलेंट को फाइंड कर सके और स्ट्रेटेजीज बना सके बैंकिंग के लिए, एनपीए को कम कर सके ताकि एनपीए जैसी जो घटनाएं हो रही थी, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बहुत तेजी के साथ बैंकों का बढ़ रहा था, उसको कम किया जाए। करंट स्टेटस अगर देखा जाए तो अपडेट 2022 का है। बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के रूप में अब ये जाना जाता है। सेम जॉब है, प्लस स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये देखता है अब, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसके अलावा अगर आप इसके वर्क में जाएंगे, काम पर जाएंगे, तो वही है कि हेड हंटर रोल है इसका, फाइंड करता है ये कैप्टन्स को, अच्छे कैप्टन्स को जो पीएसयू या इंश्योरेंस कंपनीज को चला सके अच्छे से। ये रिकमेंड करता है एमडी सीईओ चेयरमैन के बारे में, और इसके बाद ये क्वालिटी कंट्रोल को भी देखता है, यानी गवर्नेंस को भी देखता है। हाउ कंपनी मैनेज कंपनी कैसे मैनेज होगी इसके लिए ये स्ट्रेटेजीज बनाता है, और ट्रांसपेरेंसी रखता है, पब्लिक मनी को कैसे सेफ रखा जाए, और नो बैड लोन्स यानी कि एनपीए को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी ये काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो द पावर सोर्स, इसका पावर सोर्स कहाँ से है? सेक्शन सी एंड द अमेंडमेंट, यानी रूल बुक इसको डिफाइन, इसकी ड्यूटी डिफाइन की गई है, लीगल है, इसका लीगल इंजन है। अपडेट अगर देखें तो बाई एसीसी टू कीप रिलेवेंट, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हमें दिखाई देती है। और द फाइनल अप्रूवल जो होता है, ये जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी रिकमेंड कर रहा है, तो ब्यूरो क्या कर रहा है? रिकमेंड कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है बैकग्राउंड को जो कैंडिडेट है, ठीक है। फिर उसके बाद उस रिकमेंड पर बेस्ट फिट है कोई पर्सन एक्स, तो उस पर अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन लेता है और वही फाइनल ग्रीन सिग्नल देता है। और इसको कौन हेड करता है अपॉइंटमेंट कमेटी को? तो हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़े आराम से इससे आगे आने वाले समय में बन जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है सिंडिकेट लैंडिंग को लेकर। देखिए सिंडिकेट लैंडिंग क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि कोई ए कंपनी है, तो ए कंपनी को चाहिए 1000 करोड़ रुपया, ठीक है, 1000 करोड़ रुपया चाहिए। अब ए कंपनी एक्स बैंक के पास जाती है, किसके पास? एक्स बैंक के पास जाती है। एक्स बैंक के पास कैपेसिटी तो है कि वो 1000 करोड़ रुपया दे सकती है, लेकिन एक्स बैंक ये सोचता है यार मैं 1000 रुपया अगर मैं इसको दे दूंगा तो क्या पता कि ये लेके भाग जाए या कंपनी डूब जाए, तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा यार, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे उसने रिस्क असेसमेंट अपना थोड़ा सा किया और रिस्क उसको लग रहा है कि भाई ज्यादा है। चलो मान लिया कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रो कर रही है, लास्ट ईयर अच्छा प्रॉफिट किया, पिछले कई सालों से अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, लेकिन क्या अगर इस साल मैंने पैसा दिया और डूब गया तो भाई कुछ पता नहीं नसीब का क्या हो जाए। तो यहाँ पर एक्स बैंक जो है वो क्या करेगा, वो वाई बैंक से बात करेगा, जेड बैंक के पास को अप्रोच करेगा और बी बैंक को भी अप्रोच करेगा, ठीक है। इन सभी बैंक को अप्रोच करेगा और ये कहेगा कि भाई देखो कोई ए कंपनी है, ये ए कंपनी आई है और इसे 1000 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए? 1000 करोड़ रुपया चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग इसको मिलाकर दे देते हैं, मेरे पास, ये कहता है कि मेरे पास इतना है नहीं, तो इसने क्या किया, इसने 250 करोड़ दे दिया,
इसने भी 250 करोड़ रुपया दे दिया, इसने भी जो 250 करोड़ रुपया दे दिया, इसने भी 250 करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है, तो 200 अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो रिस्क है वो 1/4 हो गया सबके ऊपर। तो यहाँ क्या हुआ कि अब इन सभी ने पैसा इसको दे दिया, तो एक कंपनी का काम भी हो गया और बैंकों का भी रिस्क जो है वो आपस में बट गया। तो ये जो ग्रुप बना, ठीक है, ये जो ग्रुप बना किसी बड़ा लोन देने की, बड़ी कंपनियों को लोन देने के लिए, या सरकार को जब बड़ा पैसे की जरूरत होती है, तो जैसे मान लिया कोई एयरपोर्ट बनवाना है तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक ने इस तरीके से सिंडिकेट बनाकर पैसा दे दिया। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। तो भाई बिल्कुल सही है ये बात। द स्टेटमेंट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम्प सम ऑफ द फंड बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। तो ये बात गलत है। देखो, क्रेडिट लाइन होता है, एक सीमा तय की गई है कि भाई इतना पैसा ही दिया जाना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, प्रीवियस जो इसी क्वेश्चन आंसर्स को लेकर अगर आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि इस पर मैं बात पहले भी कर चुका हूं ऑलरेडी। तो नहीं देखा है जरूर देख लो, ऑर्थोनॉमिक्स की सीरीज में है, प्लेलिस्ट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे रिस्क क्या हो गया, बांट लिया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट अपना सही है। तो इसी को क्या कहा जाता है, सिंडिकेट लैंडिंग कहा जाता है। जो ये ग्रुप बना इसी को क्या कहा गया, इसको कहा गया सिंडिकेटेड लैंडिंग। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लिया कि कई दोस्त हैं, उनको ट्रिप पर जाना है, भरा भारी पैसा उसमें खर्च होना है, सभी दोस्तों ने आपस में पैसा बांट लिया कि भाई इतना इतना पैसा हम लोग खर्च करेंगे, इस पर कोई एक खर्च नहीं करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं LAF मीन्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला कि एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी जो एनबीएफसीज हैं ये एक्सेस कर सकती हैं किसमें, इसमें एक्सेस करने की बात इसको बोली गई है, LAF की बात बोली गई है। तो ये गलत है, इसमें नहीं बोला गया है। एनबीएफसीज जो है LAF का फायदा नहीं उठा सकती हैं। इसमें मेनली अगर हम देखें तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक हैं वो, देखो आरआरबी भी नहीं है इसमें, ध्यान रखना है कि जो रीजनल रूरल बैंक है वो इसमें नहीं है, उसको ये फायदा नहीं मिलता है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना, FII के बारे में बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में पढ़ाया है, कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट, बिल्कुल सही बात है। देखो पहले क्या होता था कि यहाँ पे 100% दिया हुआ है कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया के डेप्ट मार्केट में पैसा लगा सकती हैं, पैसा दे सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकती हैं। और इस चीज को रेगुलेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में पहले शेयर मार्केट का अलग बड़ा सिंपल होता था और डेप्ट मार्केट का नहीं हो पाता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया गया कि डेप्ट मार्केट के लिए एक अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया ताकि काम आसानी से चलता रहे। तो दूसरा और तीसरा इसमें बिल्कुल सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है कि जो FII है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए डेप्ट मार्केट का एक अलग ही प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। जो NPCI है हम जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ऑनलाइन पेमेंट को लेकर काफी काम किया है। जो ऑनलाइन पेमेंट जितना भी होता है मैक्सिमम काम इसका ही होता है, इसी को ही संभालना होता है। और ऑनलाइन काम की, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से हमने देखा है कि बहुत तेजी के साथ कैशलेस हुआ है इंडिया, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, बैंकिंग जो है बहुत इजी हुई है। ठीक है, इसके बाद NPCI हैज लॉन्च रुपए, ठीक है, 2017 से आपने देखा कि रुपए कार्ड लॉन्च किया गया था, तो उस चीज को लेकर ये क्वेश्चन उस समय बना था। तो यहाँ ध्यान रखना है NPCI हैज लॉन्च द रुपए अ कार्ड पेमेंट स्कीम, बिल्कुल सही बात है, बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। आगे आप देख सकते हैं कि NPCI कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑपरेट, जैसे रुपए कार्ड है, UPI है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं, भारत बिल पेमेंट है, आधार एनेबल्ड पेमेंट है, फास्टैग एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जिसे आप बोल सकते हैं,
वो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को ये यूज करता है, यूएसडीडी बेस्ड पेमेंट सिस्टम को ये ऑपरेट करता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को ये ऑपरेट करता है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम को ये ऑपरेट करता है। तो ये इसके क्या है, ये एनपीसीआई जिन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करता है उनके नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आराम से सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इनको नजरअंदाज कर दें, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के चक्कर में ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक ना एक इन सबसे बना ही हुआ है। जैसे 2017 में अगेन देखिए क्या बन रहा है कि यूपीआई को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर बना हुआ है। तो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस पूछा हुआ है इस चीज को ध्यान रखना है। तो मोबाइल वॉलेट विद नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ये इसका आंसर होगा। 2017 में भी ये क्वेश्चन बना था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, मोबाइल वॉलेट विद नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, फॉर ऑनलाइन पेमेंट। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम कैन नहीं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है कि मैंने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो मैंने जब पेमेंट किया किसी शॉप पर किया इस कार्ड से, जब मैं पेमेंट करूंगा तो उस पर एक फी कटेगा, उस पेमेंट में से फी एक इंक्लूड होगा, फी कटेगा, और उसी को क्या कहा गया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा गया है। तो सी आप देखिए, द चार्ज टू बी मर्चेंट बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो एमडीआर है इसको लेकर कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाया है अलग अलग तरीके से, तो इस चीज का बेसिक डेफिनेशन पूछिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल एटीएम्स इन इंडिया, बताइए क्या क्वेश्चन है ये, 2018 में ऐसे क्वेश्चन बनते थे। तो आप देखेंगे कि कौन कनेक्ट करता है सभी एटीएम को, तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकता है, एनपीसीआई ही करता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस ऑफ द डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2018 का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भीम ऐप अलाउड टू यूजर ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद द यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही है, भीम ऐप आप लोग यूज करते ही हैं। इस पे तो यार कैशबैक भी आता है, काफी अच्छा कैशबैक आता है, 10 रुपए 20 रुपए का कैशबैक आता है जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो। ठीक है, वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर, तो ये गलत है, इसमें भी कई फैक्टर्स दिए गए हैं ऑथेंटिकेशन के ताकि फ्रॉड ना हो। तो यहाँ पे कौन सा ट्रू होगा, तो ओनली 1 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, तो कौन लेकर आता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेकर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कोई मतलब नहीं है, द लेबर ब्यूरो इसका मतलब है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या होगा, बहुत बेसिक और इजी टर्म से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आज के क्वेश्चंस वो थे जिन जिन टर्म्स को या क्वेश्चंस को हम लोग ये समझते हैं कि बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन एक एक ना एक बहुत इजी वे में भी उठता है, और हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने के चक्कर में इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। फिलहाल नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम और थोड़ा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अपने होंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल अगर हमें पता हो तो हम कोई भी पेपर बड़े आराम से फोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से फोड़ सकते हैं। 2026 का जो यूपीएससी का प्री है उसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए भाई, बहुत मज़ेदार चैनल है और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।